गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स रिंग के बारे में पढ़ा था और ये भी देखा था कि जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं उनमें न्यूटन्स रिंग कैसे प्राप्त होती हैं। ठीक है, उनके लिए हमने जो परावर्तित प्रकाश था उसमें अदीप्त वलयों का व्यास भी निकाला था, जो हमारे पास प्रदीप्त वलयों और अदीप्त वलयों दोनों के लिए आया था। और किस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला था वो देखिए, ये जो अपने पास व्यास आया था वो किसके लिए आया था? अदीप्त वलयों के लिए व्यास आया था dn बराबर रूट 4n लेमडा अपॉन म्यू। अगर आप एक काम करते हो कि वायु फिल्म ले लेते हो, अगर समतलोत्तर लेंस और कांच की प्लेट के बीच वायु फिल्म ले लेते हो तो अपने पास व्यास ये आता है। ठीक है, ये वाली अपने पास स्थिति थी। यहाँ ये जो अदीप्त और प्रदीप्त किसी भी प्रकार के वलय हैं अपने पास, उनका जो व्यास है वो किस पर डिपेंड करता है? प्राकृत संख्या n पे डिपेंड करता है, पथ प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा और लेंस की वक्रता त्रिज्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर आप माध्यम ले रहे हो तो उसके अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ये स्थिति रहती है। अब यहाँ एक चीज और खास बात ध्यान रखने लायक है कि ये जो अपने पास अदीप्त वलयों का व्यास है ये देखो, यहाँ पर रूट एन के समानुपाती है, रूट एन के समानुपाती है। और खास बात यहाँ एक थोड़ी सी और ध्यान देने लायक है कि प्रदीप्त वलयों का जो व्यास है वो देखो 2n+1। ठीक है, रूट 2n+1 के समानुपाती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट इसके आगे अपन ये देखें कि टॉपिक क्या रहेगा अपना। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपने पास रहेगा फ्रिंज अंतराल, कि न्यूटन्स रिंग्स जो बनती हैं उनमें फ्रिंजों के बीच का अंतराल क्या रहता है वो अपन ज्ञात करें। जैसे अपने पास ये न्यूटन्स रिंग बनती है। ठीक है, ये न्यूटन रिंग बनती है। इन न्यूटन रिंग में आप देखिए कि कोई भी दो फ्रिंज आपको दिख रहे हैं लगातार, है ना? इनमें जैसे ये फ्रिंज आपको दिख रही है, एक चमकीली फ्रिंज आगे दिखेगी। यहाँ से देखिए, ये एक ये चमकीली फ्रिंज है। ठीक है, इसके जस्ट आगे एक और चमकीली फ्रिंज दिख रही है आपको, इसके जस्ट आगे, है ना? तो ये दो चमकीली फ्रिंज जो होंगी लगातार, उनके बीच में देखो एक काली फ्रिंज आपको दिख रही होगी, है ना? वर्ताकार फ्रिंज। तो किन्हीं भी दो चमकीले फ्रिंजों के बीच की जो दूरी है वो काले फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है, हमने पहले ही बताया था। और किन्हीं भी दो काले फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई है वो क्या कहलाती है? चमकीले फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि फ्रिंज अंतराल कितना होगा। तो वो देखिए जरा, फ्रिंज विड्थ क्या रहेगी। अगर दो क्रमागत प्रदीप्त वलय हैं अपने पास और या अदीप्त वलय हैं तो उनके बीच की जो चौड़ाई है वो फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। अगर प्रदीप्त वलयों के बीच की दूरी देखते हैं तो वहां उनके बीच में अदीप्त वलय होगी, उसकी चौड़ाई होगी। और दो अदीप्त वलयों के बीच की देख रहे हैं तो क्या होगी? प्रदीप्त वलय की चौड़ाई होगी। कितनी होगी? इसका मतलब दोनों की त्रिज्या निकाल लें। त्रिज्या कितनी रहेगी? बीटा बराबर आर। त्रिज्या क्या रहेगी अपने पास? बीटा बराबर आर n+1 माइनस आर एन, यानी n+1v अपने पास फ्रिंज और nv फ्रिंज का अंतराल जो होगा वो बीटा कहलाएगा। हाँ, क्योंकि त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, इसलिए अपने क्या कर दिया, 1/2 ले लिया यहाँ पे। ये अपने पास dn+1 आ गया। अगर अपन समीकरण 6 से अदीप्त वलयों का फ्रिंज, अगर अदीप्त वलयों का फ्रिंज अंतराल निकालना है तो अदीप्त वलय अपने पास क्या रहेंगी, वो ध्यान देने लायक बात है। अदीप्त वलयों का फ्रिंज अंतराल तो यहाँ वैल्यू रखेंगे अपने पास लास्ट जो अपने वैल्यू निकाली थी, और निकालते ही अपने पास क्या स्थिति रहेगी? रूट n+1 माइनस रूट एन, यानी एनवी अदीप्त वलय का व्यास ये रहा और n+1 भी अदीप्त वलय का व्यास ये रहा। दोनों रखेंगे तो आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि वो रूट एन के समानुपाती है। तो रूट एन एनवी का, रूट n+1 का, दोनों का अपने पास मान आ जाएगा। ये अपने पास से प्रदीप्त वलय की चौड़ाई होगी। समीकरण 8 किसको बताएगा? प्रदीप्त वलय की चौड़ाई को बताएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास क्या रहता है? नेक्स्ट अपने पास इसी प्रकार से अपने पास क्या स्थिति थी? अगर प्रदीप्त वलय अपने पास है तो सपोज एन भी अपने पास प्रदीप्त वलय है तो 2n+1 के समानुपाती होगा इसका dn। और अगर व्यास, और अगर इसके जस्ट अगली प्रदीप्त वलय और देखें तो डी एन की जगह n+1 रखेंगे तो यहाँ 2n+1 नहीं आएगा, यहाँ 2n+3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, यहाँ 2n+3 में से 2n+1 वाला आपने घटाया और किसका व्यास आ गया अपने पास? n+1v और nv का दोनों का घट गया। और उस स्थिति में अपने पास जो फ्रिंज अंतराल बीटा आया है, ये किसका आया है? ये दोनों प्रदीप्त वलयों के बीच का अंतराल है, यानी अदीप्त वलय की चौड़ाई। समीकरण 9 किसको व्यक्त करता है? अदीप्त वलय की चौड़ाई को। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम ये भी देखते हैं कि जो न्यूटन वलय हैं, उनका क्या-क्या अपन एप्लीकेशन में देख सकते हैं या उनका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, उनकी सहायता से अपन क्या-क्या ज्ञात कर सकते हैं उस प्रायोगिक व्यवस्था की सहायता से। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो रहता है, वो रहता है न्यूटन वलय प्रयोग द्वारा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। कि जो भी प्रयुक्त प्रकाश अपन ने लेते हैं अ, उसमें तरंग दैर्ध्य कितनी है, उसकी कितनी नहीं है, उसका मान आसानी से न्यूटन रिंग्स में अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन रिंग में जो प्रकाश अपन स्रोत ले रहे हैं वो ब्रॉड लेते हैं, ठीक है ना? विस्तृत प्रकाश स्रोत लेते हैं और उसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, उसका मान तरंग दैर्ध्य का ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सिंपल व्यवस्था है। ये जो प्रायोगिक व्यवस्था आपके पास, ये वाली प्रायोगिक व्यवस्था, ठीक है? इस प्रायोगिक व्यवस्था में देखिए आप ये प्रकाश स्रोत है, ये विस्तृत प्रकाश स्रोत है। इस विस्तृत प्रकाश स्रोत से जो भी प्रकाश किरणें आती हैं, ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों प्रकाश किरणें इस 45 डिग्री प्लेट पर गिरने के बाद अविलंब तापतन होता है और यहाँ यहाँ इस फ़िल्म में क्या बनती है, न्यूटन्स रिंग्स बनती है क्योंकि ये समतलोत्तर लेंस है, इसकी सिमेट्री क्या रहती है, वृत्ताकार रहती है, इसलिए फ़िल्म जो बनेगी, वो परावर्तित प्रकाश आपको यहाँ लास्ट लेक्चर में थोड़ा-सा ध्यान देना, यहाँ माइक्रोस्कोप अपन काम में लेंगे, वहाँ दूरदर्शी बता दिया था। ठीक है? इस माइक्रोस्कोप से अपन क्या कर लेते हैं, इन रिंग्स को देख लेते हैं। अब ज्ञात करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है देखो, सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि यहाँ ये जो रिंग्स बन रही है, सारी की सारी रिंग्स बन रही हैं। इन रिंग्स में कोई भी nवीं रिंग है उसका व्यास ज्ञात कर लिया हमने। nवीं यानी अपन गिन लेंगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सपोज़ 5वीं रिंग अपने पास थी, ठीक है? तो 5वीं रिंग का व्यास अपन देख लेते हैं, इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप से अपन देखते हैं तो यहाँ व्यवस्था रहती है, अरेंजमेंट रहती है, उससे अपन मेजरमेंट ले सकते हैं उसका, ठीक है? प्रायोगिक व्यवस्था से। फिर अपन देखते हैं कि n+1 में जैसे 5वीं का तो dn है, n का मान 5 ले लिया। हमें अब 8वीं का देखना है। कौन-सी का देखना है? 8वीं का। तो हम क्या करेंगे? 8वीं फ्रिंज का व्यास देख लेंगे। 8वीं का लिखने के यहाँ देखो n+p लिखा गया है, ठीक है? ये n+p है, n+p का मतलब 8 का मतलब हो गया कि 5+3 तो यहाँ p का मान 3 है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है? तो p का मान 3 है, तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले nवीं फ्रिंज का व्यास कर लेते हैं और n+1वीं का ज्ञात कर लेते हैं। तो ये जो p समतलोत्तर लेंस और ये प्रायोगिक व्यवस्था थी, काँच की प्लेट पर जो प्रकाश आपतित होता है, अवलंब तापतन के साथ जो भी न्यूटन वाले बनते हैं, अभी बताया था। वो न्यूटन वाले बनने के बाद अलग-अलग वलयों के व्यास को अपन क्या कर लेते हैं, माप लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए nवाँ और n+vवें pवें प्रदीप्त वलयों का व्यास क्रमशः dn और dn+p है, ठीक है? तो अपन ने सपोज़ जैसे 5वीं फ्रिंज देख ली, उसका व्यास देख लिया और n+p n+p का मतलब जैसे 8वीं का अपन ने नाम लिया, तो 5वीं और 8वीं ये अपन ने ज्ञात कर लिया। समीकरण 7 से यानी पिछले वाले में अपन अभी अपन ने देखा था कि जो अपने पास प्रदीप्त वलय थी, प्रदीप्त वलय का व्यास किसके समानुपाती था? √2n+1 हमने स्क्वायर काम में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसका स्क्वायर करते ही कितना होगा? 2n+1 2n+1 लैम्ब्डा r अपॉन म्यू। ऐसे ही n+p वाली का व्यास ज्ञात कर लिया, ठीक है? देखो n की जगह n+p रखना है, इसलिए देखो यहाँ 2n है तो n की जगह n+p रखें तो 2n+2p होगा, ये 2n+2p, ठीक है? ये आ गया अपने पास। अब n+p वाले में से nवीं फ्रिंज है उसका व्यास स्क्वायर वो घटा दो, घटा दिया, ये घटा दिया। ये तो हमने मापन किया, इन दोनों राशियों का हमने क्या किया? मापन किया, इसलिए हमारे पास हैं दोनों राशियाँ, ठीक है? अब दोनों को घटा दिया, घटाने के बाद एक चीज़ और देखो, आपने ये भी देखा है घटाने के बाद p क्या है? यहाँ आपने ये भी कैलकुलेट किया था, जैसे मैंने n बराबर 5 लिया था, ठीक है? और n प्लस p कितना लिया था? 8, ठीक है? तो n प्लस p पे 8 लिया था तो p कितना हो गया था? 8 माइनस 3, 8 माइनस 5 3 हो गया। तो यहाँ p 3 हो जाएगा, 4p जहाँ लिखेंगे तो p का मान 3 हो जाएगा। लैम्ब्डा अपन को ज्ञात करना है, r क्या करेंगे? जो अपने पास स्फेरोमीटर होता है ना? जो गोलाई मापी आप मापते थे, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। उस स्फेरोमीटर द्वारा अपन क्या करते हैं, जो भी लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या कौन-सी? ये जो लेंस आपने ले रखा है ना? इस लेंस की वक्रता त्रिज्या कौन-सी होगी? ये जो इसका वक्राकार भाग है, ये वाला वक्राकार भाग। इसको अगर मैं पूरा करूँ इधर यूँ, पूरा करूँ तो इसका सेंटर जो होगा या जिस वृत्त का ये जो भाग होगा और लेंस चूँकि अपन ने लिया है इसलिए जिस गोले का ये भाग होगा, उस गोले की जो त्रिज्या होगी ये r, ये उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। वो अपन क्या है स्फेरोमीटर लगा करके यहाँ ज्ञात कर लेते हैं उसकी, ठीक है? तो ले r का मान ज्ञात हो गया। फिर क्या बचा? म्यू, म्यू का मान अगर अपन वायु फिल्म लेते हैं, अब सपोज़ देखो अगर अपन वायु फिल्म लेते हैं,
तब तो म्यू कितना हो गया? 1 हो गया। और अगर कोई माध्यम ले रहे हैं, जैसे पानी ले रहे हैं, तो पानी का अपवर्तनांक अपन को पता होगा, और कोई सा दूसरा मीडियम ले रहे हैं, तो उसका अपन को म्यू का मान पता होगा, वो अपने पास मेजर्ड वैल्यू। तो अपने पास कौन-कौन सी चीज़ मेजर्ड हो गई? डीएन प्लस पी मेजर्ड हो गई, पी मेजर्ड हो गई, और आर मेजर्ड हो गई, और म्यू अपन को पता चल गया। म्यू पता चल गया, तो अब अपन क्या कर सकते हैं? अब अपन आसानी से क्या कर सकते हैं? लैम्ब्डा का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? तो लैम्ब्डा कितना हुआ अपने पास? लैम्ब्डा बराबर डीएन प्लस पी होल स्क्वायर माइनस डीएन स्क्वायर अपॉन 4 पीआर। यहाँ से आराम से अपन लैम्ब्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो न्यूटन वलय की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? न्यूटन वलय की सहायता से अपन आसानी से जो प्रकाश अपन ने प्रयुक्त किया, उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मापन कर सकते हैं। इसी प्रकार ये जरूरी नहीं कि हम प्रदीप्त वलयों को ही लेकर अपन करें, ठीक है? हम अदीप्त वलयों को लेकर भी क्या कर सकते हैं? इसका मापन कर सकते हैं आराम से तरंग दैर्ध्य का। अदीप्त वलय लेंगे तो अदीप्त वलयों की व्यास का मापन कर लेंगे अपन, और वही वैल्यू पी और आर की रख देंगे। अदीप्त वलयों का व्यासों का मापन अपन ने किया ही लैम्ब्डा की वैल्यू आज। ठीक है? तो इस प्रकार से न्यूटन वलय प्रयोग द्वारा अपन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है? अब दूसरा जो अपने पास इसका सबसे सिंपल और तरीका है ज्ञात करने का, क्या? अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से। ये दूसरा एप्लीकेशन इसका रहता है। दूसरा एप्लीकेशन क्या? न्यूटन वलय प्रयोग द्वारा पारदर्शी द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात करना। अपवर्तनांक अपन आसानी से इसका क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं? अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? माध्यम चाहिएगा, और उसको अपन भरेंगे कहाँ पर? उस माध्यम को अपन कहाँ भरेंगे? उस माध्यम को, ये जो अपने पास समतलोत्तर कांच का लेंस है, इनके बीच वाली जो ये स्थिति है, ये वाली, यहाँ भरेंगे। ठीक है? बीच वाली जगह भरेंगे। यहाँ कोई भी माध्यम अपन भरें, तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा, वो अपन को ज्ञात करना है। उसके लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे? वो वही काँच की प्लेट लेंगे, ये प्रायोगिक व्यवस्था लेंगे। प्रायोगिक व्यवस्था लेकर के सबसे पहले इसको एयर फ़िल्ड करेंगे। यानी यहाँ किसी प्रकार का कोई माध्यम अपन नहीं लेंगे, और माध्यम नहीं लेंगे, उस स्थिति में अपन क्या करेंगे? ये जो अपने पास डीएन है, यानी एनवी फ्रिंज, उसका, और एन प्लस फनवी एन प्लस पीवी फ्रेंच, इनका व्यास अपन ज्ञात कर लेंगे। 2 काम हो गए। क्या किया? सबसे पहले एयर भरी यहाँ पर, एयर भर के अपने डीएन ज्ञात कर लिया। प्रदीप्त वलय, ध्यान रखना, अगर प्रदीप्त ले रहे हैं तो प्रदीप्त वलय, और अगर अदीप्त ले रहे हैं तो अदीप्त वलय। कोई सा भी एक सिस्टम लेके चल रहे हैं। तो प्रदीप्त वलय अपन देख रहे हैं, तो प्रदीप्त वलय यहाँ एनवी ले ली, और अदीप्त ले रहे हैं तो एनवी अदीप्त ले ली। तो यहाँ प्रदीप्त लिए तो ये भी प्रदीप्त वलय एन प्लस पीवी, और ये अदीप्त लिए तो ये भी अदीप्त वलय, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है? या कोई सी भी ले ली, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आपने एनवी काउंट कर ली, जैसे आपकी मर्ज़ी से आपने काउंट कर ली कि एनवी प्रदीप्त है, तो एन प्लस वी प्रदीप्त मैंने क्या ली, वो देख लिया आपने। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? एयर फ़िल्म भर लेंगे। एयर फ़िल्म की स्थिति में अपने पास क्या रहेगा? एन प्लस पीवी और एनवी प्रदीप्त वलय के लिए ये अपने पास स्थिति आ जाएगी 4p लैम्ब्डा आर। दोनों के व्यासों का स्क्वायर करके उनमें से घटा लेंगे, 4p लैम्ब्डा आर वैल्यू आ गई। ये म्यू बराबर 1 था, इसलिए ये आ गया। क्योंकि पिछले वाले में अपन ने ये देखा था कि यहाँ फॉर्मूला ये था, 4p लैम्ब्डा आर, म्यू बराबर 1 लेते ही ये फॉर्मूला था। ठीक है? अब अब क्या करेंगे? अब जिस भी पदार्थ का हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है, उस पदार्थ को हम क्या करेंगे? उस पदार्थ को हम यहाँ भर देंगे, इन प्लेटों के बीच वाले हिस्से में, यहाँ उस पदार्थ को भर देंगे। उस पदार्थ को भरने के बाद फिर से, जैसे पहले 5वीं मैंने ज्ञात की, तो पहले 5वीं का व्यास ज्ञात कर लिया, फिर से उसी प्रदीप्त ले रहे हैं तो प्रदीप्त, और अदीप्त ले रहे हैं तो अदीप्त के लिए। वैसे ही फिर 5वीं, फिर अगर 8वीं ले रहा था तो मैंने 8वीं के लिए ज्ञात कर लिया, फिर से मैंने व्यास ज्ञात कर लिया। क्योंकि यहाँ माध्यम लेते ही अपने पास क्या होगा? फ्रिंजों की स्थिति चेंज होगी। इन फ्रिंजों की स्थिति क्या होगी? थोड़ी-सी चेंज होगी, विड्थ चेंज होगी, क्योंकि उनकी चौड़ाई है वो इस पे डिपेंड करती है अपवर्तनांक पे। इसलिए वो चेंज होते ही अपने पास क्या होगी? वैल्यू चेंज्ड वैल्यू अपने पास डीएन प्लस पी डैश कर दिया अपन ने, और ये डीएन डैश, ये वैल्यू अपन ने ली, दोनों से फाइंड आउट कर लिया। यहाँ म्यू 1 था। दोनों में भाग दे दो, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो, या समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो। जो भी दोनों में से आपने किया, दोनों करके समीकरण नंबर 3 जो आपके पास आएगा, ये क्या करेगा? आपको उस माध्यम का अपवर्तनांक दे देगा। समझ गए? ये सिंपल सी बात थी। आराम से ज्ञात कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस प्रकार से अपन इन वलयों की सहायता से क्या कर सकते हैं? न्यूटन वलयों की सहायता से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकेंगे, पहला एप्लीकेशन। दूसरा क्या ज्ञात कर सकते हैं? इनकी सहायता से किसी भी प्रकार का जो पदार्थ अपने पास होता है, पारदर्शी पदार्थ, उसका अपवर्तनांक भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको ये हो कि सपोज हमारे पास श्वेत प्रकाश हो, है ना? अपन क्या करते हैं, सामान्यतः इंटरफेरेंस दिखाने के लिए अपन मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत अपन काम में लेते हैं। ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन ये सोच रहे हैं कि अगर अपन एक वर्णीय काम में नहीं लें,
और अगर श्वेत प्रकाश अपने काम में ले लिया, तो क्या होगा? तो ये स्थिति होगी। हमने ये देखा था कि किसी भी कंडीशन जैसे अगर अपन न्यूटन वाला में वर्ती फानाकार फ़िल्म को एकवर्णीय प्रकाश से आलोकित करने पर वर्ताकार प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। अपन जानते हैं काली और चमकीली फ्रिंजें मिलेंगी और हमने दोनों ही स्थितियों में देखा था कि वो काली मिले चाहे चमकीली मिले फ्रिंजें, उनका जो व्यास था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? लैम्ब्डा, तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है? इसका मतलब व्यास जब लैम्ब्डा पे डिपेंड करता है तो अपन अगर श्वेत प्रकाश काम में लेते हैं, यानी एकवर्णी प्रकाश स्रोत के स्थान पर क्या लें? श्वेत प्रकाश काम में ले लें, एकवर्णी प्रकाश के स्थान पर। श्वेतवर्णी प्रकाश लें तो क्या होगा? शुरुआत वाली जो स्थिति होंगी, उन स्थितियों में ही देखो क्या स्थिति होगी। उनमें जो वलय बनेंगे, उन वलयों के लिए लैम्ब्डा पे डिपेंडेंसी रहेगी किसकी? उनके व्यास की। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि फ्रिंज प्रतिरूप जो बनेंगे वो आपस में क्या होंगे? अतिव्यापित होंगे। क्योंकि श्वेत प्रकाश से अलग-अलग वर्णों का समूह आप जानते हो 7 वर्णों का समूह होता है, तो सभी की अलग-अलग वेवलेंथ होती है। श्वेत प्रकाश की जो रेंज होती है लगभग 4000 से 8000 के आसपास होती है, 7500 8000 के आसपास रेंज होती है उसकी वेवलेंथ की। तो इतनी रेंज की जो प्रकाश किरणें आएँगी अलग-अलग कलर्स की, तो वो क्या होंगी? उन सभी के कारण, सभी कलर्स के कारण क्या होगा? फ्रिंज प्रतिरूप बनेगा और वो सारे एक-दूसरे से क्या होंगे? अध्यारोपित होंगे या अतिव्यापित होंगे, अपन कह सकते हैं सुपरइम्पोज़ हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एन केंद्र के एन का बहुत कम मान होगा, यानी केंद्र के निकट वाला जो भाग होगा, वहाँ ज़रूर थोड़ा-सा उनमें डिफरेंस रहेगा, इसलिए वहाँ अलग-अलग कलर की वलय आपको मिलेंगी। ठीक है? भिन्न-भिन्न कलर की क्या मिलेंगे आपको वहाँ? वलय मिल सकती हैं। लेकिन जैसे-जैसे एन का मान बढ़ता जाएगा, इन कलर्स का अतिव्यापन भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी अलग-अलग कलर की जो फ्रिंजें होंगी, उनका अतिव्यापन भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो ऐसी स्थिति में अतिव्यापन बढ़ते जाने के कारण सभी एक-दूसरे पे अध्यारोपित होंगे और अपन आप जानते हो कि सभी कलर्स फिर से अध्यारोपित होते हैं एक-दूसरे के साथ, तो जो दिखेगा वो क्या दिखेगा? वापस से श्वेत प्रकाश दिखेगा। समझ गए? इसलिए क्या स्थिति बनेगी? इसलिए अपन ये कहते हैं कि केंद्र के निकट तो थोड़ा-सा चमकीला-सा दिखेगा आपको, अलग-अलग कलर्स की रिंग्स दिखेंगी थोड़ी-सी, लेकिन थोड़ा-सा दूर जाओगे तो उस स्थिति में आपको फिर एक समान प्रकाश प्राप्त होगा। और ख़ास बात क्या रहेगी जो केंद्र कैसा दिखेगा? इन फ्रिंजों का केंद्र कैसा दिखेगा? केंद्र के लिए आप जानते हो कि ये जो मोटाई होती है Tn वो 0 होती है, इसलिए पथांतर 2 म्यू Tn और लैम्ब्डा ये विनाशी व्यतिकरण को संतुष्ट करता है। ये जो समीकरण आपको मिल रही है, ये किसको संतुष्ट करती है? विनाशी व्यतिकरण को संतुष्ट करती है। इसलिए केंद्र हमेशा क्या मिलेगा आपको? अंधकार में मिलेगा, यानी काला मिलेगा। तो केंद्र कैसा मिलेगा? काली फ्रिंज मिलेगी केंद्र के रूप में। फ्रिंज का मतलब केंद्र का एक चकती मिलेगी आपको, एक धब्बा मिलेगा काला। और बाकी जो फ्रिंज है उसके आसपास मिलेंगे रंगीन और दूर जाओगे तो आपको श्वेत प्रकाश दिखाई देगा। यह श्वेत प्रकाश में न्यूटन वलय था। अब 1-2 एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि आपको म्यू ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करो? आपके बीकानेर में 93 में आया हुआ अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कि द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए न्यूटन वलय प्रयोग में चौथी प्रदीप्त वलय का व्यास नापा गया। क्या किया गया? द्रव का अपवर्तन नापने के लिए चौथी प्रदीप्त वलय का व्यास नापा गया। 4 नंबर की n बराबर 4। द्रव रहित और द्रव सहित संयोजन में व्यास 2.59 सेंटीमीटर और 2.21 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो। द्रव रहित यानी सबसे पहले उसने एयर फिल्म ली। एयर फिल्म ली तो उसका व्यास कितना है? 2.52 और उसके बाद उसने क्या किया? उसमें द्रव भर दिया। द्रव भर दिया तो फिल्म जो था उसकी जो आपके पास रिंग बनी सॉरी, उस रिंग की व्यास की लंबाई कितनी आई? 2.21 सेंटीमीटर आई। द्रव का अपवर्तनांक पूछ रहा है। ठीक है, दिया क्या गया है वो सबसे पहले देखो। द्रव की स्थिति में, द्रव होने की स्थिति में व्यास दिया गया 2.52 सेंटीमीटर। ठीक है, द्रव की स्थिति में व्यास दिया गया 2.52 सेंटीमीटर ये वाला और द्रव नहीं है उस स्थिति में व्यास दिया गया ये वाली। हम जानते हैं कि न्यूटन वलय के प्रयोग में द्रव रहित संयोजन में एनवी वलय का व्यास, एनवी वलय का व्यास क्या रहेगा? ये वाला। इसको आप लिख देते ना 2n+1 है ना, 2n+1 लैम्डा r अपॉन 2। अगर आपके पास म्यू होता है ना, म्यू होता तो बट्टा में क्या आ जाता? म्यू आ जाता। लेकिन म्यू है नहीं, म्यू का मान 1 है किसमें? द्रव रहित संयोजन में। देखो द्रव है उस कंडीशन में एनवी वलय का व्यास म्यू आ गया। ठीक है, इसलिए द्रव है अगर उस कंडीशन में व्यास आपको दिया तो ये वाली वैल्यू आप पुट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे का भाग लगा तो अंडर रूट म्यू, म्यू का मान आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? द्रव का व्यास जो द्रव है उसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हो। दूसरी एक स्थिति अनुप्रयोग में अपन ने लैम्ब्डा ज्ञात किया था कि कैसे अपन लैम्ब्डा ज्ञात कर सकते हैं द्रव का। तो उस लैम्ब्डा के लिए देखो,
न्यूटन वलय के प्रयोग में एनवी और एन प्लस एटवी उद्दीप्त वलयों के व्यास क्रमशः ये दिए गए हैं। कौन कौन सी? एनवी वलय का व्यास और एन प्लस 8वी। तो यहाँ पी की वैल्यू 8 है, ध्यान देना। दीप्त वलय है, उनके व्यास दिए गए आपको 4.2 mm और 7 mm दिए गए। उत्तल लेंस के निचले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है, आर का मान 2 मीटर दे दिया। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, लैम्डा ज्ञात करना है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था? एन प्लस पीवी फ्रिंज का व्यास स्क्वायर माइनस एनवी फ्रिंज का व्यास का स्क्वायर 4 पी आर। दिया क्या गया हमें? दिया ये गया हमें एन प्लस 8वीं फ्रिंज का व्यास 7 mm। अब एक खास बात देखना इसमें, आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो न्यूमेरिकल में तो सबसे पहले उनकी मात्रक पद्धति एक होनी चाहिए आपकी। त्रिज्या आपको 2 मीटर मीटर में दी गई है और ये जो आपको व्यास दिए गए हैं ये किस में दिए गए? mm में दिए गए हैं। इसलिए आप इनको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो? मीटर में। दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। पी का मान आपको दिया हुआ है, आर का मान आपके पास आ ही गया। आप उस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में मान रख दो। फॉर्मूले में मान रखते ही आपके पास कितना मान आ जाएगा? फॉर्मूले मान रखते ही अपने पास कैलकुलेट करते ही 49 एंगस्ट्रॉम आ गया। इसका मतलब जो प्रकाश आपने प्रयुक्त कर रखा है एक किरण प्रकाश, उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है? 49 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये न्यूटन वलय थी, न्यूटन वलय के अनुप्रयोग थे, उनके आधार पर एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।